Once again, welcome to all of you at YouTube channel of व्यास एडिफिकेशन कोटा। आज के सेशन में हम बात करने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम केमिकल एज वेल एज आयनिक, जो कि एनसीईआरटी यूनिट में गिवन है। जेईई मेंस 2020 की क्वेश्चन जो जनवरी और सितंबर अटेम्प्ट में पूछे गए। क्वेश्चन का अगर देखें, मैंने 4 सब टॉपिक में डिवीजन किया है। क्या है? पीएच कैलकुलेशन पे 3 क्वेश्चन आए हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर पे, पीएच कर्व, और एक क्वेश्चन है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्यूशन से जो पीएच नेट पीएच निकालते हैं उसकी। एक है सोलिबिलिटी एंड सोलिबिलिटी प्रोडक्ट पे कितने क्वेश्चन आए, सोलिबिलिटी कर्व एक दे रखा है, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट पे 3 क्वेश्चन आए हैं। तो बफर सॉल्यूशन पीएच एक पूछा है बफर सॉल्यूशन का, देन आइडेंटिफाई बफर सॉल्यूशन 2 क्वेश्चन इस पे आए हैं। एंड केमिकल इक्विलिब्रियम जो कि एक साइड में रखा हूं, बिल्कुल अलग कर दिया हूं उसको। अगर यहां पे देखा जाए तो कैरेक्टरिस्टिक से 2 क्वेश्चन, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट इन टर्म ऑफ प्रेशर इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन पे एक क्वेश्चन आया है। ली चार्टेड प्रिंसिपल से एक क्वेश्चन आया है, कैलकुलेशन के इक्विलिब्रियम से 2 क्वेश्चन आए हैं। तो टोटल आई थिंक देखा जाए 15 क्वेश्चन आए हैं। तो हर सेशन से इससे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो चलते हैं बिना किसी विलंब के। क्वेश्चन नंबर 1 7 जैन शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है? 2 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन है, ए एंड बी, 2 सॉल्यूशन, ए और बी 2 सॉल्यूशन है, वाज मेड बाय डिसॉल्विंग 4 ग्राम ऑफ NaOH एंड 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 इन वाटर। तो NaOH है पहले किसमें? वाटर में, और H2SO4 को मिलाया गया भी वाटर में। तो 2 तरह का अलग अलग सॉल्यूशन, एक ए है और बी है। ओके, दोनों को मिलाएंगे तो पीएच ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या होने जा रहा है? अगर ये पहले वाले का 40 लीटर लेते हैं और दूसरे का 10 लीटर लेते हैं, करना क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कैलकुलेट क्या, ऑब्वियसली मिली मोल्स। हाउ टू कैलकुलेट? देखो, अगर पहले उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा? NaOH की कंसंट्रेशन निकालनी पड़ेगी। ए इधर लिख लो और इधर बी करो, है ना? कंसंट्रेशन निकालनी पड़ेगी। NaOH की अगर कंसंट्रेशन की बात आई 4/40, है ना, अपॉन हाउ मच 100 लीटर, इट विल कम आई थिंक 10⁻³ राइट। अगर H2SO4 की बात आई, H2SO4 की, तो कितना आ जाएगा? 9.8 अपॉन 98, कितना आ जाएगा? 10⁻³ ठीक है, दोनों की मोलरिटी सेम आ गई। ठीक है, नाउ यहां पे अगर मिली इक्विवेलेंस निकाला जाएगा, हाँ क्या मिली इक्विवेलेंस, N1V1, 2 सॉल्यूशन है, एक बेस है और एसिड है, रिएक्ट करेगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन जो सॉल्यूशन बनने जा रहा है नेट सॉल्यूशन, वेदर इट विल बी एसिडिक और बेस, इसकी चर्चा करनी है। तो हमें कहां से पता चलेगा कि मिली इक्विवेलेंस, नेट मिली इक्विवेलेंस किसका ज्यादा है? OH माइनस की कंसंट्रेशन ज्यादा है या फिर H प्लस की है? तो देखते हैं। N1V1 अगर कैलकुलेट करना होगा तो नॉर्मलिटी कैसे निकालते हैं? नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू N फैक्टर, और यू इज टू कॉल वैलेंसी फैक्टर, राइट। तो वैलेंसी फैक्टर चूंकि यहां पे बेस है और NaOH जो है वो क्या है? एक ही OH माइनस को रिलीज कर सकता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 10⁻³ इंटू 1, दिस इज नॉर्मलिटी। नाउ टाइम्स टू वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करने का टाइम आ गया। अब यहां पे क्या करें? 40 लीटर कर देते हैं। हाउ मच इट विल कम? 0.04। दिस इज द N1V1। किसके लिए? N1V1 मैं निकाला हूं NaOH के लिए। नाउ सपोज दिस मिली इक्विवेलेंस ऑफ H2SO4 इज N2V2। तो नॉर्मलिटी कैसे निकालेंगे? मोलरिटी। मोलरिटी कैसे कैलकुलेट किया जाए? ये तो कैलकुलेटेड है, कैलकुलेट कर चुके हैं। इनटू N फैक्टर, H2SO4 है तो कितना मल्टीप्लाई होगा? 2 हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई होगा। क्यों 2 से मल्टीप्लाई किया? यहां पे 2 हाइड्रोजन दिख रहा है क्या? हाँ, कुछ ऐसा ही है। लेकिन कॉन्सेप्ट अगर मान लीजिए H3PO2 है, यहाँ पे 3 दिख रहा है, क्या वैलेंस फैक्टर 3 होगा? बिल्कुल भी नहीं। कौन सा हाइड्रोजन? जो एसिडिक हाइड्रोजन है, जो हाइड्रोजन रिलीज हो सकता है। तो यहाँ पे देखो H2SO4 है 10⁻³ इंटू 2, वैलेंसी फैक्टर रिएक्शन के वाइज वेरी करता है। तो इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट में हम इसको देखते हैं। 10⁻³ इंटू 2, ये हो गया नॉर्मलिटी, इंटू वैलेंसी फैक्टर अगर देखा जाए इंटू 2। अगर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 0.02। यस, अब ये यहां से क्लियर होता है कि N1V1 ज्यादा है या N2V2। यहां से ये क्लियर हुआ कि इन द सॉल्यूशन, नेट सॉल्यूशन N1V1 इज ग्रेटर देन N2V2। मतलब सॉल्यूशन कैसा है? नेट सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जिसमें होगी उसमें OH माइनस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। कितनी ज्यादा होगी? तो निकाल लेते हैं। OH माइनस की कंसंट्रेशन जो होगी
N1V1 माइनस N2V2 डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम। अब N1V1 कितना है 0.04, कितना 0.04 माइनस 0.02 डिवाइड बाई 40 प्लस 10, हाउ मच इट विल कम 50। अच्छा तो क्या करें, कुछ नहीं, यहां पे एक काम करते हैं, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.02 डिवाइड बाय हाउ मच 50। तो सॉल्व करेंगे 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 3, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 10 पावर माइनस 4 आ जाएगा। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट POH। पहले POH निकाल लेते हैं, देन pH निकाल लेते हैं। अब इस छोटे जगह हमें निकाल लेते हैं। POH इक्वल टू हाउ मच, POH की अगर वैल्यू निकालेंगे तो माइनस लॉग ऑफ OH माइनस, अच्छा माइनस लॉग ऑफ OH माइनस, यस, तो माइनस सॉल्व कर लें, OH माइनस 4 इंटू 10 पावर माइनस 4। चलो कोई नहीं, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो मैथमेटिक्स आ गया, हाँ बेसिक मैथमेटिक्स है, सॉल्व करना चाहिए। log 4 है, log 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू लॉग 2, हाँ 2 इधर लिख दो log 2 माइनस 4 इंटू लॉग 10, तो log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 10 की वैल्यू 1 होती है। अब log की वैल्यू पता है क्या, हाँ log की वैल्यू पता है, कैसे निकालेंगे, देखो अगर निकालने की बारी आई तो log 2 हमें ध्यान में रखना है 0.3 होती है, log 3 की वैल्यू कितनी होती है 0.47 होती है, log 4 की वैल्यू 2 इंटू लॉग 2, लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी लगा दे, log 5 की वैल्यू 0.69 और कहीं कहीं 0.7 में यूज कर लेते हैं। log 6 को log 2 प्लस log 3 लिख सकते हैं लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी से। log 7 की बारी आई तो 0.84, राइट। log 9 निकाल सकते हैं क्या, log 9 को 3 स्क्वायर कर देंगे तो 2 इंटू log 3 से तो काम हो जाएगा। हाँ log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, कितनी log 10 की वैल्यू 1 होती है। अब देख सकते हो बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, वो मैथमेटिक्स में हम देख लेंगे। अब यहाँ पे pH की वैल्यू जो आई 2 इंटू log 2, तो log 2 0.3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.6, क्या 0.6, तो माइनस 0.6 माइनस 4 कितना आ जाएगा 3.4, हाँ 3.4 कितना आ रहा है, ये आ रहा है POH। लेकिन पूछा क्या है pH अगर पूछा है तो pH देखो, एक तो ऐसे निकलने का तरीका एक गलत है, pH should be right like this, P small H capital 14 minus 3.4, how much will come 10.6 will come, okay, this way we can calculate, right। so ये क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के जो मिक्सिंग से क्वेश्चंस आए थे, ओके, तो दिस इज द सॉल्यूशन। नाउ अब देख लेते हैं इसके जो पार्ट है, इस तरह से कैलकुलेशन किया गया, इक्विवेलेंट लेके छोड़ दिया गया, बाकी हमने कैलकुलेशन बता दिया। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन फ्रॉम 7 Jan शिफ्ट 2। क्वेश्चन क्या कहता है, 3 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, हाँ CH3COOH इज एडेड टू 250 ml ऑफ 0.1 MSCl, ठीक है, and the solution is made up to 500 ml, 20 ml of this solution, 1/2 ml of 0.5 ml NOH is added, NOH को ऐड किया गया है। the pH of this solution is, देखो कैसे कैलकुलेट किया जाए, अगर कैलकुलेट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कैलकुलेट मिलीमोल्स ऑफ एसिटिक एसिड। कैसे निकाला जाए मिलीमोल्स निकालने से पहले now we need to calculate concentration of CH3COOH। कैसे निकालें, यहां पे देखो 3, अगर 3 ग्राम एसिटिक एसिड है तो 3/60, दिस इज द नंबर ऑफ मोल वी नीड टू कैलकुलेट, ओके, अपॉन 500 है ना, ऊपर चला जाएगा कितना 1000। अगर इस तरह से कैलकुलेशन किया जाएगा सो 500 into 2 एंड आई थिंक 260, तो निकाल तो सकते हैं लेकिन क्यों करें, 0.2 आ जाएगा क्या, 6/60, ठीक है, 6/60, सो 0.1, राइट, ठीक है। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द मिलीमोल्स और मिलीइक्विवेलेंस निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, सब के सब यहाँ पे मोनोबेसिक एसिड है, तो मिलीमोल्स अगर देखा जाए तो 0.1 into 20 कर दें तो 2 मिलीमोल विल कम, राइट। क्या ये क्वेश्चन बफर का है, देखो इस क्वेश्चन में एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, चांसेस है बफर बनने के, डेफिनेटली अगर वीक एसिड उसके स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट बनेगा तो बफर सॉल्यूशन तो बन ही जाएगा। तो काम क्या करना है,
यहां पे मिलीमोल्स निकाल चुके हैं 2 मिलीमोल्स. ओके, देन वी नीड टू कैलकुलेट यहां पे से millimoles of HCl directly we need to calculate or not. See, millimoles of HCl directly निकाल लेता हूं. ठीक है, millimoles of किसका, millimoles of HCl. अच्छा, अभी देखो 0.1 कंसेंट्रेशन था जब 250 ml था, अगर 500 हो गया तो कंसेंट्रेशन हाफ हो जाएगा. हाँ, हाफ हो जाना चाहिए. वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 1 मिलीमोल्स आ जाएंगे. ठीक है, नाउ मिलीमोल्स अगर कैलकुलेट करना हो, किसका मिलीमोल्स कैलकुलेट करना हो, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड. अब सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर कैलकुलेट करना होगा तो 1/2 ml, वॉल्यूम 1/2, हाउ मच 2.5. अब यहां पे काम हो चुका है. अब होगा क्या तांडव. कैसे, देखो मिलीमोल्स निकाल चुके हैं एसिटिक एसिड का, मिलीमोल्स निकाल चुके हैं हाइड्रोजन क्लोराइड का, और यहां पे निकाल चुके हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का. अब रही बात कि क्या ये बफर बनेगा. पहला काम क्या करें, रिएक्शन करा दें. किसका, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, इट विल फॉर्म सोडियम क्लोराइड प्लस कितना, प्लस वाटर विल फॉर्म. अच्छा, फिर क्या करें, अब यहां पे अगर इक्विवेलेंस सॉरी हमें ये पता करना है कौन सा रिमेन है, बच तो रहा होगा क्योंकि यहाँ पे मिलीमोल 1 मोल है, और यहाँ पे अगर NaOH की बात की जाए तो 2.5 है, और ये 0 और ये 0. अच्छा, अब क्या करें, देखो यहाँ पे ये जो स्टोइकोमेट्री यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे कहता है 1 मोल HCl रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विल फॉर्म 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड वाटर. अच्छा, तो स्टोइकोमेट्री तो 1 मोल और 1 मोल का रेशियो, लेकिन यहाँ पे जो गिवन है दैट इज 1 और एक है 2.5. इसका मतलब है देयर मस्ट बी लिमिटिंग रेजेंट. और लिमिटिंग रेजेंट कौन से कैसे कैलकुलेट करते हैं, यू नो. यहाँ पे कौन है लिमिटिंग रेजेंट, HCl इज ए लिमिटिंग रेजेंट. तो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा. लिमिटिंग रेजेंट कौन होता है, लिमिटिंग रेजेंट वो रेजेंट होता है जो डिसाइड करता है कि कितना अमाउंट प्रोडक्ट का बनेगा, क्वांटिटी, है ना. तो अगर यहाँ पे HCl है 1 मोल है, तो यहाँ का पूरा खत्म हो गया. 1 - 1 इट बिकम्स एक पूरा का पूरा, ये टाटा बाय बाय खत्म, ये 0 हो गया. ये कितना हो गया 2.5 - 1, ये कितना बचा 1.5. इट विल रिमेन, यस इट विल रिमेन. चलो ये भी ठीक है, हाँ ठीक तो है, इट विल रिमेन. अब NaOH बच गया सॉल्यूशन में, बचा हुआ NaOH किसके साथ रिएक्ट करेगा, एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा. करवा दे, हाँ करवा देते हैं. तो एसिटिक एसिड है CH3COOH प्लस NaOH के साथ रिएक्शन करा देते हैं. बनेगा क्या, CH3CONa प्लस वाटर. यही होगा, हाँ होगा. तो CH3COOH की अगर रिएक्शन कराई गई है, वेयर इट इज, यस मिलीमोल्स, आई थिंक 2 मिलीमोल्स, 2 मिलीमोल्स है, और NaOH कितना बचा है 1.5. क्या बफर बनेगा, इंटरेस्टिंग है, बफर बनेगा. कैसे, यहां पे अगर देखा जाए तो यहां लिमिटिंग रिजेंट है बेस. बेस कौन, सोडियम हाइड्रोक्साइड. अच्छा, बेस किसको पसंद है, बेबी को. यहां पे बेबी कौन है, बेबी यहां पे एसिड है. पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, टाटा बाय बाय. यहां पे 1.5 माइनस, यहां पे देखो ये पूरा का पूरा क्या है, दिस इज लिमिटिंग रिजेंट. यहां पे कौन था, यहां पे ये लिमिटिंग रिजेंट है, LR ये था. ये पूरा का पूरा खत्म हो गया. बचेगा क्या 0.5, ये बचा रह जाएगा. ठीक है, 2 - 1.5 ये बचा रह जाएगा. अगर 1.5 इधर खत्म हुआ तो 1.5 इधर बना होगा. अब सोचो, अब लगा दे हाइड्रोजन इक्वेशन. बफर सॉल्यूशन बना है, क्या बफर, नाम अच्छा लगता है सुनने में, बफर. बफर सॉल्यूशन बना है. बफर क्या काम करता है, बफर विच रेजिस्ट चेंज इन पीएच ऑफ सॉल्यूशन. कैसा बफर है, वीक एसिड प्लस, क्या है बफर, वीक एसिड प्लस वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट, एसिडिक बफर बना है. तो कैसे कैलकुलेशन करते, pH = pKa, राइट. कैसे निकाले, pH = pKa. pKa की वैल्यू दे रखी है क्या, हाँ गिवन तो है, pKa की वैल्यू 4.74 प्लस लॉग कॉन्जुगेट. कॉन्जुगेट किसका, CH3 सॉल्ट, CH3CONa अपॉन CH3COOH की कंसंट्रेशन. क्या कर देंगे, लिख देंगे. ठीक है, अब इसको हटा देता हूं. pKa 4.74 प्लस लॉग क्या करें 1.5 डिवाइड बाय 0.5. कैलकुलेशन कर सकते हैं क्या, डेफिनेटली वी कैन. सॉरी, pH वी नीड टू कैलकुलेट, है ना. इस तरह से हम pH निकाल सकते हैं एसिडिक बफर से. ओके, सो दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम द बफर सॉल्यूशन, है ना.
इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का भी था, फिर बफर आया, एक सॉल्यूशन मिलाया गया और क्वेश्चन धमाकेदार बन गया, है ना। तो इस तरह से पूछा जाता है और काफी इंटरेस्टिंग है, काफी इजी है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, एक बार सॉल्यूशन को तसल्ली से देखो, मजे लो क्वेश्चन को। ओके, अब बहुत ज्यादा मजे ले लिए हैं, अब आगे बढ़ते हैं। ये है कर्व, है किसका कर्व है? सोल्युबिलिटी कर्व है। अब ये सोल्युबिलिटी जो कर्व है ये एक्यूरेट नहीं गिवन है, किसकी बात कर रहा है, लेकिन कर्व से ये पता चलता है कि यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कुछ रिलेशन है। इनवर्सली रिलेशन है मतलब ये ग्राफ जो है y एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट का ग्राफ है ना, कॉन्स्टेंट का ग्राफ है ना, एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट ग्राफ है। तो ये बाकी तीन ऑप्शन गए। अच्छा, अब कैलकुलेशन बस ये चेक करना बाकी रह गया। एक्स वाई, एक्स की वैल्यू अगर 1 है, एक्स की वैल्यू 1 है तो वाई की वैल्यू 2 तो नहीं है, 2.5 के अप्रोक्सीमेट है। लेकिन क्या करें, यही तो है प्रॉब्लम इस ग्राफ में। अपने को क्या करना पड़ेगा, कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा। वाई की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, वाई की वैल्यू 2 लेनी पड़ेगी। अब एक्स यहाँ पे क्या है, मिली कंसंट्रेशन, मिली मोलरिटी है, यहाँ पे भी मिली मोलरिटी है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में मोलरिटी के टर्म में से दिया रखा है। तो हम क्या करें, केएसपी निकालनी है। अगर फॉर्मूला एक्स वाई है तो केएसपी जो होगा दैट विल बी कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इनटू कंसंट्रेशन ऑफ किसका, वाई का। कंसंट्रेशन ऑफ एक्स कैसे निकालें, 1 लिया हूं, 1 क्या लिया हूं, मिली मोलरिटी लिया हूं, तो 10⁻³ मोलरिटी इनटू वाई की 2 × 10⁻³ लिख सकते हैं। यहां पे कितना आएगा, 2 × 10⁻⁶ मोलरिटी का होल क्यूब। दिस वे वी कैन कैलकुलेट द केएसपी सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। दिस क्वेश्चन फ्रॉम सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड द क्वेश्चन फ्रॉम 8th Jan शिफ्ट 1 से क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट द कॉमन सेंस एंड कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8th Jan शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, this question from properties of water for the following assertion and region the correct option is first assertion क्या कहता है, pH of water increases with increases in temperature। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है क्योंकि इसके ऑप्शन ए बी सी डी कुछ अलग ही रूप दिखाते हैं। असर्शन क्या कहता है, pH of water increases with increase in temperature। क्या ऐसा होता है, तो आंसर है नहीं होता है। क्यों, क्योंकि देखो H2O का डिसोसिएशन कोई आम बात नहीं है, ये टेम्परेचर चाहिए, इसको टेम्परेचर मांगता है, इसको टेम्परेचर मांगता है H+OH- में ब्रेक होने को। अगर इस तरह से टेम्परेचर मांगता है तो इंडोथर्मिक रिएक्शन है, ना कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर इंडोथर्मिक है टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, Kw की वैल्यू बढ़ जाएगी, pKw डिक्रीज कर जाएगा, है ना, क्योंकि पीके स्केल जो होता है दैट इज logarithm of pK स्केल logarithm of k। और pK हम कुछ भी लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं, pKa और pKb लिख सकते हैं, pKw भी लिख सकते हैं, pKw भी लिख सकते हैं, pKw भी। तो pKa भी लिख सकते हैं, pKb भी लिख सकते हैं, और pK हम pKw भी लिख सकते हैं, है ना। अब देखो, तो pKw अगर डिक्रीज किया है तो pH भी डिक्रीज कर जाएगा विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो क्या स्टेटमेंट गलत है, यस, नो गलत है, बिल्कुल ही गलत है ना, क्रॉस लगा दो। नाउ रीजन क्या बोल रहा है, डिसोसिएशन ऑफ वाटर इनटू H+ एंड OH- एंड एक्सोथर्मिक, बिल्कुल गलत। क्या गलत, हाँ ये भी गलत है। असर्शन एंड रीजन बोथ आर रॉन्ग। ओके, सो दिस क्वेश्चन फ्रॉम 8th Jan शिफ्ट 2 से क्वेश्चन पूछा गया था। अब आते हैं, चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कहता है, द केएसपी फॉर द फॉलोइंग डिसोसिएशन इज 1.6 × 10⁻⁵। केएसपी गिवन है कि सॉल्यूशन का PbCl2 का। तो अगर केएसपी की बात आती है तो कैसे निकालें, देखो PbCl2 क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ Pb2+ into concentration of chlorine minus का होल स्क्वायर। वी कैन राइट लाइक दिस और नॉट, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, तो इसकी वैल्यू है गिवन 1.6 × 10⁻⁵। लेकिन ये जो केएसपी है इट इज डिफाइंड एट सैचुरेशन लेवल, और यह हम ये बोल सकते हैं ये इक्विलिब्रियम पे डिफाइन होता है।
लेकिन व्हाट अबाउट क्यू, क्यू है क्यों, क्यों क्यू क्यू जो है एट एनी टाइम, दिस इज रिएक्शन कोशिएंट जो इक्विलिब्रियम में हम पढ़े थे, ठीक है। एंड ऑब्वियसली ये प्रिडिक्ट करता है सॉलिडिटी में कि पीपीटी बनेगा, पीपीटी नहीं बनेगा, सैचुरेशन है, अनसैचुरेशन वाली कंडीशन, सारी बातें क्यू की डेटा से पता चल जाता है, ज्यादा है कैसे या फिर कम है कैसे। चलो इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, हमें बस साइन की वैल्यू बतानी है। अब क्यू अगर निकालना है, क्यू की एक्सप्रेशन विल बी सेम, हाँ एक्सप्रेशन तो सेम ही होगा, कितना होगा Pb2 प्लस इंटू क्लोरीन माइनस, यही होगा। बट दिस इज नॉट एट इक्विलिब्रियम, नॉट, यहां ध्यान रखना, नॉट एट इक्विलिब्रियम, एट एनी टाइम यहां पे चलता है ना, एट एनी टाइम, ये है एट इक्विलिब्रियम, क्या एट इक्विलिब्रियम, इसको समझा जाए, दिस इज एट इक्विलिब्रियम, दिस इज एट नॉट एट इक्विलिब्रियम, दिस क्यूएस पे, राइट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रिएक्शन कोएफिशिएंट अगर लिखे जाए एट एनी टाइम पे, तो क्यू से हम डिनोट करते हैं। अब रही बात Pb2 प्लस कंसेंट्रेशन कितना होगा जब इक्विलिब्रियम पे नहीं है, और क्लोरीन माइनस का कंसेंट्रेशन क्या हम निकाल सकते हैं, वी कैन, तो निकालो ना। यहां पे अगर देखा जाए तो 0.134 m है, यहां से क्या हम कंसेंट्रेशन निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, कितना निकलेगा। अब यहां पे देखो PbNO3 होल ट्वाइस, तो यहां से जो PbNO3 की कंसेंट्रेशन हो गई वही Pb2 प्लस की कंसेंट्रेशन होगी कि नहीं, यस इट विल बी, तो 2 मोल्स ऑफ NO3 माइनस, तो PbNO3 की जो कंसेंट्रेशन होने वाली है वही सेम कंसेंट्रेशन Pb2 प्लस की हो जाएगी, हो जाएगी। कंसेंट्रेशन की वैल्यू कितनी होगी, ये हो जाएगा 0. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 300 इंटू 0.134 डिवाइड बाय टोटल, हमें क्या करना, क्योंकि मिक्स कर रहे हैं ना PbNO3 होल ट्वाइस और सोडियम क्लोराइड को, तो यहाँ पे 300 ये चला जाएगा प्लस 100 कितना 400 हो जाएगा, इट विल 40.2 डिवाइड बाय हाउ मच, आई थिंक इट इज 400, तो अप्रोक्सीमेट सेम वैल्यू आएगी, ठीक है। चलो इतना आ जाएगा। अगर हमें सोडियम क्लोराइड का निकालना हो, सोडियम क्लोराइड का, तो जितना सोडियम क्लोराइड उतना ही Na प्लस उतना ही क्लोरीन माइनस, तो सोडियम प्लस की कंसेंट्रेशन जो होगी फाइनल दैट विल बी 100 इंटू 0.4 डिवाइड बाय हाउ मच 400। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो कैलकुलेट करें 4 टाइम्स में, तो 0.4 अपॉन 4 काम करते हैं, 0.1 आ जाएगा, और ये भी अप्रोक्सीमेट 0.1 ही आएगा ना, 10⁻², ठीक है। चलो कोई नहीं। अब यहां पे 0.1 Pb2 प्लस भी और 0.1 क्लोरीन माइनस का भी इतना ही होगा, जितना सोडियम प्लस, क्लोरीन माइनस का भी इतना ही होगा। क्या हम इसमें पुट कर दें, पुट करना चाहिए आई थिंक, तो ये स्क्वायर है। अगर पुट करेंगे, देखो कैसे गलतियां करते हैं लोग, Pb2 प्लस की कंसेंट्रेशन वो 0.1 लिख देंगे और क्लोरीन माइनस की कंसेंट्रेशन 0.1 का होल स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे बेड़ा गर्क उनका होगा। काम क्या करना है, देखो अगर इनकी 0.1 है तो इनका 0.2 होगा, क्योंकि क्लोरीन माइनस की कंसेंट्रेशन सोडियम क्लोराइड में जो आया है दैट इज 0.1, बट व्हाट अबाउट इन PbCl2 ट्वाइस हो जाएगा, तो क्या करें यहाँ पे 0.1 इंटू 0.2 का होल स्क्वायर, दिस इज द Q। अब Q अगर सॉल्व करोगे, सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, पहले कितना आया 1.6, अब पहले ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकाल लो, ये देखो 10 पावर माइनस 1 है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 इंटू 10 पावर माइनस 1 से होल स्क्वायर, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आने वाला है -3, तो हम कैलकुलेशन करेंगे तो 4 इंटू 10 पावर -3। अब ये जो ये आया है दैट इज ग्रेटर देन KSP, है ना, अगर इससे ज्यादा है, Q की वैल्यू जब भी बढ़ती है ये माना जाता है कि PPT बन जाता है, दिस इज द कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन की एक कंडीशन भी होती है, तो दिस इज द कंडीशन, ओके। सैचुरेशन से ऊपर लेवल जा चुका है, Q इज ग्रेटर देन KSP एंड आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। नाउ इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से क्वेश्चन आया था। आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे, दिस इज क्वेश्चन, इस तरह से आप सॉल्व करो, आगे ही आया ना। चलो अब बढ़ते हैं 9 Jan शिफ्ट 2, आई थिंक जनवरी अटेम्प्ट का लास्ट क्वेश्चन हो सकता है, देखते हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट CrOH होल थ्राइस एट 298 Kelvin is 6 into 10⁻31,
द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन विल बी। कैसे कैलकुलेट किया जाए, देखो बहुत इजी है, CrOH होल थ्राइस, ये जो टूटेगा तो क्रोमियम 3+ और 3 टाइम OH माइनस में ब्रेक होगा। ये भी 3 टाइप का सॉल्ट है, ऐसा कुछ माना जाता है, S है तो ये भी 3S है। तो अगर KSP अगर निकाला जाएगा तो कितना होगा, देखो KSP अगर निकालने की बारी आई तो S इंटू 3S का होल क्यूब, 3S का होल क्यूब, यस, तो 4 टाइम S⁴ दैट इज KSP 6 इंटू सॉरी 27 not 4, 27 into S⁴ and that will be equal to 6 into 10⁻³ -31, ऐसा निकाल सकते हैं। तो यहाँ से S की वैल्यू अगर निकाला जाए, S⁴ इज इक्वल टू हाउ मच, 6/27 into 10⁻³ -31, दिस इज S4, S⁴ now we need to calculate S की वैल्यू, 6 सॉल्विटी 6 into 27, सही दे रखा ना यूनिट वगैरह, हाँ, into 10⁻³ into 1/4, इस तरह से निकाल सकते हैं, है ना सॉल्विटी। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि सॉल्विटी निकालनी है, किसकी निकालनी है, हाइड्रोक्साइड आयन की। ये तो निकल गई क्रोमियम 3+ की, हाइड्रोक्साइड आयन की सॉल्विटी कितनी होगी, हाइड्रोक्साइड आयन की निकालनी है तो 3 टाइम S होगा, 3 into 6/27 into 10⁻³ 1/4। This way we can calculate this question from 9 Jan shift 2 से क्वेश्चन आया था। आई होप ये सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, गलतियां मत करना। यहाँ पे लोग गलतियां कर देते हैं, 3 into 3S कर देंगे, जैसा मैंने पहली बार किया था तो क्या कर दिया था, जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे 3 into, देखो गलतियां एक हो जाएगी कि 3 into S⁴ लिख देंगे लोग, ऐसा भी होता है ना, तो ऐसी गलतियां नहीं करनी है, अगर डायरेक्टली चलते व्हाट इज दिस। हाँ चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। आप एक सोल्यूशन देख सकते हो, आंसर जो आ रहा है 18 into 10⁻³ 4, तो इस तरह से आंसर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। चल जो मैंने बोला था, एक पूछा था क्वेश्चन कि बफर कौन सा आइडेंटिफाई करना था, मैं बफर, एसिडिक बफर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिफाइन व्हाट इज बफर सॉल्यूशन, क्योंकि एक चैप्टर जो आयनिक इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम है ये बिल्कुल न्यूमेरिकल बेस्ड है, तो हम डेफिनेशन पे ज्यादा हम एम्फेसाइज नहीं करके हमें न्यूमेरिकली हमें बहुत अपीलिंग होना पड़ेगा ऐसे चैप्टर में। फिजिकल केमिस्ट्री की यही खूबसूरती है। अब बफर सॉल्यूशन है कि सॉल्यूशन विच रेजिस्ट चेंज इन पीएच ऑफ सॉल्यूशन। अगर पीएच सॉल्यूशन का चेंज हो रहा तो उसको रेजिस्ट करता है, चेंज में जो आना चाहिए उसको कम करता है, ये बफर सॉल्यूशन का काम है। हमारे बॉडी में बफर सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है, हम कुछ भी खा ले लेकिन अल्टीमेटली हम क्या होते हैं, हमारी बॉडी एडजस्ट कर लेती है, क्योंकि बफर सॉल्यूशन है, एसिड हो गया तो कभी बेस मतलब उस तरह से बॉडी क्या होती है, एडजस्ट करती है ना। तो बफर सॉल्यूशन काफी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है हमारे बायोलॉजिकल साइकिल में, बायोलॉजिकल प्रोसेस में, और हमारे लिए तो है, ठीक है। तो अब यहाँ पे पूछा एसिडिक बफर। देखो बफर दो तरह के जैसा बात होती है, अगर बफर हुआ एसिडिक बफर और एक होता है बेसिक बफर। एसिडिक बफर क्या है, एसिडिक बफर है वीक एसिड प्लस उसका एक सॉल्ट है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का अगर सॉल्ट है तो क्या बनेगा, एसिडिक बफर बनेगा। क्या, हाँ, अगर ये मिक्सचर हमें मिला है तो एसिडिक बफर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। वीक एसिड एक कंप्लीट होना चाहिए और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट होना चाहिए। व्हाट इट मींस, इट मींस कि स्ट्रॉन्ग बेस मतलब यहाँ पे जो केटायन पार्ट है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, राइट। अगर हम बात करें बेसिक बफर में तो वीक बेस प्लस वीक बेस इनटू स्ट्रॉन्ग एसिड, ये क्या बनाएगा, बेसिक बफर। तो लेट्स सी हमें क्या निकालना है, हमें तो निकालना है एसिडिक बफर। एसिडिक बफर के लिए चाहिए हमें क्या, ये वाला चाहिए। ओके, दैट्स गुड। नाउ क्वेश्चन है एन एसिडिक बफर इज ऑब्टेन ऑन मिक्सिंग। तो क्या हमें ऑप्शंस पहले देख लें ताकि कैलकुलेशन करने में तकलीफ ना हो। दूसरा ऑप्शन कहता है HCl और NaCl कभी नहीं बनेगा। तीसरा है चलो वी नीड टू चेक एनीथिंग, चेक कर ले, क्या कर लेते हैं। फर्स्ट सेकेंड तो हट गया, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ विल चेक। फर्स्ट CH3COH मुझे दिख रहा है कि नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपके लिए NOH
CH3CONA प्लस H2O। अब सोचो कि ये तो बैलेंस है। मिलीमोल्स कैलकुलेट करेंगे तो 0.1 इंटू 100 करेंगे तो 10, और इसका भी 0.1 इंटू 100 10। अब सोचो क्या ये पूरा का पूरा जो होगा यहाँ पे हाइड्रोलाइज हो जाएगा सॉल्ट। यहाँ पे देखो CH3CONA कंप्लीट फॉर्मेशन होगा किसका, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि 1 मोल मिलके 1 मोल बनाएंगे क्या, 1 मोल CH3CONA। अगर ये 10 मोल है, 10 मोल है, ये पूरा का पूरा 0, इट इज रिमेन 0, मतलब इनिशियल T इक्वल टू 0 पे ये, T इक्वल टू फाइनल पे ये, मतलब जब रिएक्शन होगा ये पूरा का पूरा 10 मोल बनेगा, 10 मोल फॉर्मेशन होगा CH3CONA। क्या बफर बन रहा है, नहीं पहला तो नहीं बन रहा है। चलो दूसरा देख लेते हैं, दूसरा तो देखना ही नहीं है, तीसरा देख लेते हैं, थर्ड वन। HCl and CH3CONA, we need to check, yes definitely HCl है, ये भी एसिड है, और ये क्या है, सॉल्ट है, CH3CONA। क्या बनाएगा, NaCl और CH3COOH, एसिड बन गया प्लस NaCl बना दिया, सॉल्ट बना दिया। ठीक है, चलो कोई नहीं। क्या बफर बनेगा, तो T इक्वल टू 0 पे इनिशियल टाइम पे देखें 10 मिलीमोल HCl का 100 इंटू 0.1, और इसका अगर करें मिलीमोल्स तो 200 इंटू 0.1 20 आई थिंक। यस, यहाँ पे HCl जो होगा दैट विल बी लिमिटिंग रीजेंट। क्या लिमिटिंग रीजेंट, यस लिमिटिंग रीजेंट होगा, और CH3CONA तो है ही। तो अगर लिमिटिंग रीजेंट है तो फाइनली जो होगा T फाइनल पे ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, 0 टाटा बाय बाय। यहाँ पे क्या बचेगा, 20 माइनस 10, इट विल रिमेन 10। अच्छा एसिड है तो यहाँ 10 बच जाएगा। क्या ये बफर बनेगा, डेफिनेटली इट विल फॉर्म द बफर सॉल्यूशन, है ना, बफर सॉल्यूशन बनाएगा। ओके चलो ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये बन गया वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट, यहाँ पे वीक एसिड मिक्सचर बना है, ये बफर बनाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है फोर्थ ऑप्शन चेक कर ले क्या, देखो रिएक्शन तो आई थिंक ऑलमोस्ट सेम है, CH3COH प्लस NOH, तो यही रिएक्शन है। चलो ये फोर्थ वाला यहाँ पे ले लेते हैं, अपने को रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फोर्थ वाला कंडीशन, मिलीमोल्स अगर देखा जाए तो 10, हाँ 10 है, और इसका देखा जाए तो ये 20 है। ठीक है, लेट्स सी क्या बनने जा रहा है, 10 20, 10 और 20 है, ये लिमिटिंग रीजेंट है, हाँ ये लिमिटिंग रीजेंट है, तो एसिड तो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। T इक्वल टू 0 पे ये है कंडीशन, ये 10 है, ये 20 है, जब फाइनल होगा तो ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या बेस, और बनेगा क्या CH3CONA। ठीक है, तो ये बना, ये भी सॉरी ये बना कितना, ये 10 बचा। अब देखो यहाँ पे बना है स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, क्या ये बफर बनाएगा, बिल्कुल भी नहीं, ये बफर नहीं बनाएगा। ओके, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, दिस वे वी कैन आइडेंटिफाई विच वन इज एसिडिक बफर, विच वन इज बेसिक बफर। अब रही बात अगले क्वेश्चन की, इस तरह से आप एक बार तसल्ली से समझ सकते हो, वीडियो को पॉज करें समझे। आगे बढ़े तो इसका सोल्यूशन आप देख सकते हो, दैट विल वर्क लाइक एसिडिक बफर। थर्ड एक पीएच कर्व पे मैंने बताया था, जैसा पीएच कर्व पे क्वेश्चन आया। अब सोचो कि NOH को वॉल्यूम ऐड की जा रही है, तो इनिशियली एसिड प्रेजेंट होगा, हाँ एसिड प्रेजेंट होगा। अगर एसिड प्रेजेंट होगा तो इनिशियली जो कर्व होगा दैट विल शुड स्टार्ट फ्रॉम पीएच की वैल्यू लेस देन 7, हाँ होनी चाहिए। तो आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे देखना स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस जब इक्विवेलेंस पॉइंट पे आएंगे तो क्या होगा, थोड़ी सी कर्व में स्टिफनेस आएगी। कर्व में अगर स्टिफनेस आती है देन सेकंड ऑप्शन शुड बी करेक्ट। तो N1V1 इक्वल टू इनटू V2, मतलब एट इक्विवेलेंस पॉइंट, है ना। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो एट इक्विवेलेंस पॉइंट क्या है, N1V1 इक्वल टू N2V2 जहां हो जाता है दैट इज इक्विवेलेंस पॉइंट। तो N1V1 इक्वल टू इक्विवेलेंस पॉइंट, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो होगा दैट विल बी स्टिफनेस थोड़ा देखने को मिलेगा। सेकंड शुड बी करेक्ट। दिस क्वेश्चन फ्रॉम 3rd Jan शिफ्ट 2 से एक क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, तो दैट वाज इजी क्वेश्चन एंड इट वाज इंडीड एन इजी क्वेश्चन। तो आप एक बार सॉल्यूशन को भी देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, चलो बढ़ते हैं। दिस इज 4th Jan शिफ्ट 1 से
आई थिंक 4 सितंबर। दिस इज अगेन 4 सितंबर 4 सितंबर। क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर द इक्विलिब्रियम ए से बी, इक्विलिब्रियम है, द वेरिएशन रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन विद टाइम। यहाँ चारों ग्राफ जो है रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ है। तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर पूछा गया है और इक्विलिब्रियम की कंडीशन पूछी गई है, सी इक्विलिब्रियम इज नॉट एट ए डेड कंडीशन। इक्विलिब्रियम में डेड कंडीशन नहीं होता है कि काम नहीं हो रहा है, वो डेड कंडीशन नहीं। इक्विलिब्रियम अगर कोई भी अगर अभी वीडियो आप देख रहे हो, इनहेल एक्सहेल कर रहे होंगे, हाँ, एक पर्टिकुलरली में क्या हो रहा होगा, इनहेल एक्सहेल चल रहा होगा, रेट जितना इनहेल कर रहे हैं उतना एक्सहेल कर रहे हैं, बराबर है, इक्विलिब्रियम का कंडीशन है। लेकिन आप रनिंग करते हो, खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, वॉलीबॉल खेलते हो, कुछ भी खेलो, क्या होता है, आप ज्यादा, आपको बॉडी को, टिश्यूज को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, इनहेल ज्यादा बढ़ जाता है ना, वहां पे क्या इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ। तो वहां इक्विलिब्रियम नहीं, इक्विलिब्रियम की कंडीशन ये होती है रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। इक्विलिब्रियम डजंट मीन कि वो डेड कंडीशन है, ठीक है। तो डेड कंडीशन नॉट इक्विलिब्रियम कंडीशन। रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, मतलब जितना कंसंट्रेशन चेंज रिएक्टेंट का हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, उतना ही चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम अगर प्रोडक्ट का हो रहा है, दैट इज इक्विलिब्रियम कंडीशन एंड रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। तो अगर ऐसा है तो कौन सा ग्राफ सही होना चाहिए, थर्ड वन शुड बी करेक्ट। कौन सा, थर्ड वन शुड बी करेक्ट, राइट, ये होना चाहिए। दिस शुड बी नॉट इक्विलिब्रियम कंडीशन। अगर यहाँ कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ होता तो ये सही था, कंसंट्रेशन टाइम का कर्व था, ये सही था, यहाँ तो कंसंट्रेशन भी होता तो भी इसको नहीं बचा पाता, ठीक है। तो ये इस तरह से हम कैलकुलेशन करते हैं। ये कर्व आपको फेमिलियर होंगे, जहां भी आप पढ़े होंगे इसको आप समझे होंगे। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन फ्रॉम 4 सितंबर, ये आप देख सकते हो। नाउ शिफ्ट टू 4 सितंबर से एक और क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन, राइट, यस, सितंबर से क्वेश्चन आया था। अगेन क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए बी प्लस सी, तो एक काम करते हैं, लिख देते हैं ए फॉर्मिंग बी प्लस सी, इसलिए कितना है K1। दूसरा क्या है, बी प्लस सी, ये है बी, इसके लिए क्या है K2। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ए टू बी, हमें ये इसके लिए निकालनी, कितना, ए से बी के लिए निकालनी है। अब सोचो ए इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है। जब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे क्या, इक्वेशन 1 प्लस 2, अगर इसको ऐड करते हैं तो बी प्लस सी, ये फॉर्मिंग ए हो जाता है, हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाता है। जब भी इक्वेशन को ऐड करेंगे तो उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। हमें चाहिए था क्या, कि इक्विलिब्रियम फाइनल दैट शुड बी P अपॉन A। तो क्या हम इसके K1 लिख सकते हैं एक्सप्रेशन, इसका K2 का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। वंस यू मल्टीप्लाई K1 एंड K2, when you add equation 1 and 2, this is the question of characteristics of equilibrium constant। तो नेट जो K इक्विलिब्रियम है that will be multiply of K1 into K2, K1 इक्विलिब्रियम and K2 this second, ओके। इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। 4 जन शिफ्ट से एक क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप इस तरह से सॉल्व भी कर सकते हो, अगर इक्विलिब्रियम कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मालूम है तो वहां से भी आप निकाल सकते हो। अब रही बात 5 सितंबर शिफ्ट 1 से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, N2O4 गैस डिसोसिएट हुआ है 2NO2 में एंड डेल्टा H नॉट इज इक्वल टू प्लस 58 किलोजूल, मतलब यह है इंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, ए और बी दो केस लिए गए हैं। द डायरेक्शन विच द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इज, टेम्परेचर अगर डिक्रीज कर दिया जाए, अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो क्या बनेगा, रिएक्शन टुवर्ड रिएक्टेंट होगा, टुवर्ड प्रोडक्ट होगा, टुवर्ड प्रोडक्ट, टुवर्ड रिएक्टेंट। अब सोचो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या ऑप्शन होना चाहिए, दूसरी कंडीशन के हिसाब से क्या होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन है बी, प्रेशर इज इंक्रीज बाय एडिंग N2 एट कांस्टेंट टेम्परेचर। देखो अगर इंडोथर्मिक है, क्या इंडोथर्मिक, डेल्टा H ग्रेटर देन 0 है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे K की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर K की वैल्यू बढ़ती है ना, K की वैल्यू बढ़ती है तो रिएक्शन किधर जाएगा, प्रोडक्ट साइड में जाएगा। किधर, प्रोडक्ट साइड में जाना चाहिए।
लेकिन टेम्परेचर को यहां कम किया गया है तो K की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। अगर कम होती है तो जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड शिफ्ट करेगा, और बैकवर्ड शिफ्ट करने का मतलब ये है कि रिएक्टेंट साइड में जाएगा टुवर्ड रिएक्टेंट, किधर, टुवर्ड रिएक्टेंट। तो ये दोनों तो गए, खत्म, सेकेंड और थर्ड, टाटा बाय बाय, खत्म। ये फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन में बात रही, क्योंकि एक है नो चेंज, एक है टुवर्ड प्रोग्राम। अब यहाँ पे बी जो है प्रेशर इज इंक्रीज बाय एडिंग कांस्टेंट N2, इसको इनर्ट होगा, है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, है ना, एज ए इनर्ट बिहेव करेगा। नाइट्रोजन गैस है, अगर ऐसा है तो क्या चेंज होगा, आई डोंट थिंक सो। सो आई थिंक it will be first option should be correct, toward reactant and not change. Okay, so 5 सितंबर शिफ्ट 1 से क्वेश्चन आया था और काफी इजी था, कंडीशन था, ली चार्डले प्रिंसिपल पे बेस्ड ये क्वेश्चंस आए थे। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, फिफ्थ स्टेप, शिफ्ट 2 क्वेश्चन, फॉर रिएक्शन x प्लस y, 2z है, 1 mole of X, 1.5 mole of Y and 0.5 mole of Z were taken in 1 liter vessel and allowed to react. Initially T is equal to 0 पे कुछ ना कुछ मोल्स हैं। 1 लीटर वेसल में तो जो मोल होगा वही मोलरिटी होगा, मतलब वही कंसंट्रेशन होगा। At equilibrium the concentration of Z was 1 mole per liter. The equilibrium constant of the reaction is X115. The value of X, X की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू तो ऐसे कुछ होती नहीं है चूंकि x है, लेकिन यहाँ पे कुछ तो वैल्यू होगी। लेट्स सी, देखो अगर कैलकुलेशन करना है x की वैल्यू को, तो x प्लस वाई 2 इंटू जेड, है ना, t इज इक्वल टू 0 पे कुछ ना कुछ मोल्स है, और ये है 1 मोल, ये 1.5 और ये है 0.5। अब रिएक्शन जब होता है, अलाउ टू रिएक्ट, मतलब अलाउ रिएक्ट किया गया है, इक्विलिब्रियम लॉ, है ना, एक्स वाई जेड पहले मिला दिया गया था, अब रिएक्ट करो, जो भी रिएक्ट करना है। बोला ये जाता है कि जेड की जो वैल्यू है 1 मोल हो जाती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब साफ है कि 0.5 इसमें ऐड हुआ है, 0.5 इसमें ऐड हुआ है, तभी तो जाके 1 मोल हुआ है। अच्छा, अब स्टोइकोमेट्री यहां रोल करेगा, 1 मोल एक्स react with 1 mole of Y forming 2 mole of Z। अच्छा, इसका मतलब यह है कि अगर ये 0.5 इधर बना है, इधर देखो, इधर 2 मोल बन रहा है तो 1 मोल Y लग रहा है, 1 मोल X लग रहा है। अगर इधर 0.5 मोल बढ़ा है, इसका मतलब यहां से डिक्रीज जो हुआ है 0.25 डिक्रीज हुआ है, यहां से भी 0.25 डिक्रीज हुआ है। तो अगर 0.25 डिक्रीज हुआ है तो इक्विलिब्रियम पे जो x की वैल्यू होगी दैट इज 0.75, और यहां पे जो वैल्यू होगी दैट इज 1.25। अच्छा, इसका मतलब यह है कि यहां पे 3/4 होगा और यहां पे 5/4 होगा। तो k निकाल सकते हैं, k की वैल्यू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, हाउ मच, सी हाउ टू कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, z का होल स्क्वायर अपॉन concentration of x at equilibrium and concentration of y at equilibrium। z की वैल्यू 1 डिवाइड बाय x की वैल्यू कितनी है, 3/4 है, इनटू हाउ मच, 5/4। अगर सॉल्व करेंगे तो 1 15 ऊपर चला जाएगा 60, तो 16/15। यहां पे बोला गया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, x/15। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी, बिना किसी डिस्प्यूट के, राइट। चलो, ये था 5 सितंबर शिफ्ट 2 से। क्वेश्चन इजी है, हाँ इजी तो है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इस तरह से आप निकाल सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीओएच। ठीक है, कितना है तो सही। अब देखो, पीओएच की बात की गई है, पीएच अगर होती तो ज्यादा तकलीफ नहीं देती, तकलीफ तो पीओएच देती है, क्योंकि अरेंज करना है। लोग यहाँ पे गलतियां करेंगे, और मैं ये बताऊं कि 70 to 80% बच्चे गलतियां कर देते हैं, पीएच और पीओएच में कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे पीओएच पूछा है, पीएच लोगों के दिमाग में रहता है। आप जो प्रैक्टिस करोगे वही एग्जाम में लिखोगे, अंडर प्रेशर वही चीजें आती है जो आप
खूब प्रैक्टिस कियो। अगर आप प्रैक्टिस करते हो पीओएच के बेस पे और दिमाग अगर शांत रखते हो, कॉन्सेंट्रेट रहते हो, तो क्वेश्चंस हो जाएंगे, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। अब सोचो HCl अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, इस चारों ऑप्शन में एसिड कौन स्ट्रॉन्ग है? एसिड स्ट्रॉन्ग है HCl की। अच्छा, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, तो पीओएच उसी का ज्यादा होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच कम होता है, तो पीएच उसी का ज्यादा होगा। मतलब अगर निकालना हो, ये सबसे ज्यादा होगा। कम कौन होगा? इसमें स्ट्रॉन्ग बेस कौन है? NOH। अगर NOH स्ट्रॉन्ग बेस है तो POH उसका कम होगा। तो यहां से ये दोनों ऑप्शन गए, इलिमिनेट हो गए, A एंड B। A सबसे आगे, B सबसे पीछे। अब रही बात D एंड C एंड C एंड D की, ये दोनों बताना है। अब सोचो, एक है सॉल्ट, एक है सॉल्ट, एक है वीक एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट। अगर स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि ये है सॉल्ट, ये जो सॉल्ट है उसका नेचर कौन डिसाइड करेगा? ये स्ट्रॉन्ग पार्ट है, तो पीएच की वैल्यू 7 से ज्यादा होगी। अगर पीएच की वैल्यू 7 से ज्यादा होगी तो पीओएच कम होगा, पीओएच कम होगा। सी देन डी, ए डी सी बी, दिस शुड बी करेक्ट। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। दिस क्वेश्चन फ्रॉम 6 सितंबर शिफ्ट 1। अच्छा, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन क्या कहता है? Fe2N सॉलिड प्लस 3/2H2 हाइड्रोजन गैस, इक्विलिब्रियम है Fe सॉलिड प्लस 2 मोल ऑफ, सॉरी 1 ही मोल है अमोनिया गैस का। दे आर आस्किंग द वैल्यू रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। देखो Kp Kc में रिलेशन फाइंड आउट करना है। अच्छा, आसान कैसे? हमें पता है Kp = Kc इंटू RT पावर डेल्टा Ng। तो कितना क्वेश्चन इजी आ गया था 6 नंबर शिफ्ट 1 से। हाँ, इजी तो था। आप देखो कैसे निकाल सकते हैं। देखो रिलेशन हमारे पास है Kp = Kc RT टू पावर डेल्टा Ng, दिस इज गैसियस। तो डेल्टा Ng कैसे निकालते हैं? सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट, कौन सा? गैसियस वाला, माइनस सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। यस, तो प्रोडक्ट का निकाला जाए तो 1 है, क्योंकि ये तो 2 सॉलिड के लिए है, तो 1, ठीक है। और यहाँ पे कितना है? गैस, ये तो सॉलिड है, तो 1 - 3/2। क्या निकाल सकते हैं? 1 - 1.5 कितना हो जाएगा? -1/2, होते -0.5। अच्छा, तो ऊपर पुट कर दें Kp = Kc इंटू RT पे पावर कितना? -1.5। ओहो, सो सॉरी, आई थिंक विच वन इज करेक्ट? फर्स्ट ऑप्शन नहीं, Kc Kp में है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है क्या? एक काम करते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं Kc RT पे पावर 1/2 = Kp। नाउ Kc = हाउ मच? Kp इंटू RT पे पावर 1/2। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा भाई? ये ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन शुड बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन फ्रॉम 4 सितंबर शिफ्ट 1। तो शिफ्ट 1 में 2 क्वेश्चन आ गए थे, केमिकल इक्विलिब्रियम से था, दोनों इजी क्वेश्चन थे। हाँ, इजी तो थे। आइए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन किधर है? हाँ, शिफ्ट 2। अगेन के इक्विलिब्रियम हमें फाइंड आउट करने, Kc फाइंड आउट करने इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम की वैल्यू। इसमें थोड़ा सा मिलाया गया है तड़का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम का। अच्छा, तो वैल्यू ऑफ Kc इज 64 at 800 Kelvin फॉर द रिएक्शन इनटू गैस प्लस 3H2 गैस फॉर्मिंग 2NH3। ठीक है, अब हमें जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है दैट इज ऑन ए रिएक्टेंट साइड, NH3 रिएक्टेंट साइड में, और आई थिंक मल्टीप्लाई किया गया था 1/2 से मल्टीप्लाई किया गया। अगर ऐसा है तो एक काम करो, इक्वेशन 1 है ये, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, सपोज इक्वेशन 1 ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये है द वैल्यू ऑफ Kc है। इसको एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 को रिवर्स कर दें या फिर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, जैसा आप बताओ। एक काम करते हैं, पहले रिवर्स कर देते हैं या फिर 1/2 से, चलो कुछ जो है पहले करते हैं, पहले 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वी नीड 1 मोल ऑफ अमोनिया, यही रिक्वायर्ड, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई विथ 1/2, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो N2 गैस 1/2 प्लस 3/2 H2
और फॉर्मिंग 1 मोल ऑफ अमोनिया। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो ये इक्वेशन इस तरह मिल जाएगा, लेकिन केसी में क्या चेंज आएगा, ये चेंज आएगा क्या, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो Q इक्विलिब्रियम जो फाइनल होगा, सॉरी दिस इज केसी, तो इसके लिए जो इक्विलिब्रियम आएगा दैट इज K1 ले लेता हूं, दैट विल बी हाउ मच, Kc पे पावर 1/2। अगर n से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो 1/2 n पावर में चला जाता है, तो 64 टू द पावर 1/2, इसका मतलब क्या है, रूट अंडर 64, तो 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब रही बात कि इस इक्वेशन को, जो इक्वेशन मिला है इक्वेशन 2 ले लो ना, स्टेप 2, दिस इज स्टेप 1, दिस इज स्टेप 1। स्टेप 1 में हमने इतना निकाल लिया, स्टेप 2 में क्या करें, स्टेप 2 में रिवर्स करते हैं, रिवर्स कर ले इक्वेशन 1 को, रिवर्स इक्वेशन 1, इक्वेशन रिवर्स इक्वेशन 2। अगर रिवर्स करेंगे, अगर रिवर्स करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, ये इक्वेशन मिल जाएगा, डेफिनेटली वी विल गेट। अगर रिवर्स करते हैं तो फाइनल जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है KF, K फाइनल दैट विल बी इक्वल टू 1/8, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो आंसर हमें इसके लिए पूछा था, आंसर क्या होगा, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। सो दिस वे वी कैन कैलकुलेट। सिक्स नंबर शिफ्ट 2 से क्वेश्चन था और इजी था, डेफिनेटली इट इज इंडीड एन इजी क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन है क्या, हाँ चलो, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन होपफुली, यस। क्वेश्चन है 7 सितंबर से आया था क्वेश्चन, शिफ्ट 2 से, आई थिंक 2 क्वेश्चन आ चुके हैं शिफ्ट 2 में, हाँ शिफ्ट 2 में 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, ओह सॉरी। द solubility product AB2 is 3.20 into 10⁻11 meter cube, AB2 type salt है, then solubility of AB2 in pure water is, कितना इजी है, इतना इजी क्वेश्चन भी पूछा जाता है क्या, जेईई मेन पूछ देता है कभी कभी बच्चों के लिए। अब AB2 किस तरह टूटेगा, इस तरह टूटेगा, जुड़ पाएगा, जुड़ना तो चाहिए, तो जुड़ जाएगा +2B-, ठीक है, ये ऐसा प्रोडक्ट में ऐसा कुछ होगा, सॉरी प्रोडक्ट में ऐसा कुछ होने वाला है। KSP जो होगा दैट विल बी कंसंट्रेशन ऑफ A2 प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B- का होल स्क्वायर। अच्छा, तो A2 प्लस की कंसंट्रेशन सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कितनी है, 3.20 इंटू 10⁻11। अच्छा, तो अगर ये S है तो ये कितना होगा, 2S होगा, 2S का कितना, होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 3.20 इंटू 10 टू द पावर किया -11। यहाँ पे देखो 4S स्क्वायर इंटू S, 4S क्यूब, कितना 4S क्यूब इज इक्वल टू 3.20 इंटू 10 टू द पावर -11। S की वैल्यू, S क्यूब कितना आ जाएगा, 3.20 डिवाइड बाई 4 इंटू 10 टू द पावर -11। इस तरह से अगर देखा जाए S की वैल्यू तो 3.20 अपॉन 4 इंटू 10 टू द पावर -11 अपॉन हाउ मच, 1/3। दिस वे वी कैन कैलकुलेट, और इजी है कैलकुलेशन, ध्यान रखना है ना, ठीक है। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, आई थिंक इट विल कम, है ना, सॉल्व करोगे, ठीक है, 2 आना चाहिए जैसा मुझे अभी तक लग रहा है, once you solve विल गेट। चलो देखते हैं इसका आंसर, खुल जा सिम सिम, चलो आई थिंक यस इट इज, so 2 इंटू 10⁻⁴। तो यहीं पे इस सेशन को एंड करते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं इक्विलिब्रियम से, केमिकल और आयनिक। आपको एनालिसिस में मिला होगा, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से क्वेश्चन आए, सोल्युबिलिटी कर्व पे क्वेश्चन आए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पूछी गई, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम क्वेश्चन पूछा गया, बफर सॉल्यूशन की बात की गई, और एक क्वेश्चन पीएच कर्व पे भी था। तो ओवरऑल सारे मतलब हर एक जो मेजर पोर्शन होते हैं वहां से कवर कर लिया गया था। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से क्वेश्चंस नहीं आए थे, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं अगर बफर से पूछा जा रहा है तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के कॉन्सेप्ट उसमें मिल जाते ही हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट में, जो भी वीडियो आएंगे वीडियो सेशन में। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।